हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे हैं और ट्रांसफार्मर में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। यानी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, इसको हमको आज पढ़ना है। और आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव किस स्थिति में होता है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव किस स्थिति में होता है और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की स्थिति क्या होती है। इसके साथ साथ आज हम लोग ये भी सीख पाएंगे कि रेगुलेशन हम लोग किसे कहते हैं ट्रांसफार्मर में। तो सबसे पहले आइए मैं आपको रेगुलेशन क्या होता है इसको आपको बता दूं। तो दोस्तों रेगुलेशन का कुछ और मतलब नहीं, रेगुलेशन का मतलब किससे होता है, इसका मतलब आप लिखेंगे, मतलब किससे है, वोल्टेज ड्रॉप से, वोल्टेज ड्रॉप से यानी विभवपात से। बस सिंपल सा रेगुलेशन का मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप से। अब वोल्टेज ड्रॉप किसी भी मशीन में कम होना या अधिक होना आपको पता होगा कि कौन सा अच्छा होता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी मशीन में वोल्टेज ड्रॉप का मान कम से कम होना अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार से वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम होना यह अच्छा माना जाता है। यानी वोल्टेज रेगुलेशन का मान जब अधिक होगा तो उसको घटिया हम लोग मानते हैं, खराब मानते हैं। तो ये यानी वोल्टेज रेगुलेशन का सिंपल सा मतलब है, किससे मतलब है, वोल्टेज ड्रॉप से। यानी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ड्रॉप जितना अधिक होगा रेगुलेशन उतना अधिक होगा और ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, जो आउटपुट है, उतना कम होने वाली है। तो और इसको अच्छे से हम लोग कैसे समझेंगे, आइए इसको हम लोग समझते हैं। एक ट्रांसफार्मर का हम लोग फिगर बनाएंगे, फिर उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों यह ट्रांसफार्मर का कोर होता है और कोर के बारे में मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कोर को हम लोग कैसा बनाते हैं, लैमिनेटेड कोर बनाते हैं। यानी कोर हम लोग ट्रांसफार्मर, ये कोर है, कोर को हम लोग कैसा बनाते हैं, लैमिनेटेड बनाते हैं। इसी कोर पर दोस्तों हम लोग बाइंडिंग करते हैं। इस तरह से ये हमारी बाइंडिंग होती है, इस तरह से हमारी क्या होती है, कोर पर बाइंडिंग होती है। और जो बाइंडिंग हमारी सप्लाई साइड में लगी होती है उसको हम लोग प्राइमरी बाइंडिंग, और जो बाइंडिंग हमारी लोड साइड में लगी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। तो इतनी चीज़ें तो आपको बता दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, V1 कहते हैं। यहाँ का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। यानी जब सेकेंडरी पर हमारा कोई लोड नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। यह हमारा क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है यहाँ पर। अब दोस्तों यह आपका एक ओपन स्थिति में ट्रांसफार्मर का फिगर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो वोल्टेज आपको मिलेगा, यहाँ पर ओपन स्थिति में जो वोल्टेज आपको मिलने वाला है उसको हम लोग क्या कहें, ई नॉट कह रहे हैं। यानी ई नॉट, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब ई नॉट है, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पर प्राप्त होने वाला है। अब दोस्तों ये ई नॉट जो होता है ये ओपन सर्किट आप लिख सकते हैं, क्या है, ओपन सर्किट हमारा क्या है, वोल्टेज है। अब ट्रांसफार्मर पर जब हम लोग यहाँ पर लोड लगाएंगे, तब लोड लगाने से इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट बहेगी I2, इसकी वजह से हमारा क्या होगा, यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। अब जो होगा यहाँ पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा उसका मान चेंज हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, V2 कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, V2। और ये V2 क्या है, यह लोड लगाने पर, यह क्या है, लोड लगाने पर वोल्टेज है। ये लोड लगाने पर क्या है, वोल्टेज है। तो दोस्तों आपका वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग इस शब्द में लिखते हैं। यानी वोल्टेज अगर रेगुलेशन लिखना हो, वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपको लिखना हो तो कैसे हम लोग लिखते हैं, ई नॉट माइनस V2 अपॉन ई नॉट। यानी नो लोड वोल्टेज माइनस
जो हम लोग लोड लगाते हैं, यानी लोड पर, जिसको हम लोग फुल लोड वोल्टेज भी कहते हैं, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान नो लोड वोल्टेज का जो अनुपात होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। समानतः अगर हम लोग इसको परसेंटेज में लिखें, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन में लिखें, तो इसी में हम लोग क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देने वाले हैं। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ये जो ऊपर वाला पद लिखा गया यानी वोल्टेज रेगुलेशन, और अगर हम लोग लिखें या परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन लिखें, तो ये जो होता है नो लोड की स्थिति में यहाँ पर जो वोल्टेज होगा और लोड लगाने पर जो वोल्टेज होगा उसका अंतर है, और नो लोड पर जो वोल्टेज होगा यहाँ पर टर्मिनल पर वह अधिक होता है, लोड लगाने पर टर्मिनल का वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जितना अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। जितना अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। यह आपका वोल्टेज जो होगा अपन आपका क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा अपन नो लोड वोल्टेज, और गुणे आप यहाँ पर क्या कर देने वाले हैं, 100 कर देने वाले हैं। तो इस पद में भी आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक तो वोल्टेज रेगुलेशन को लिखने का तरीका यह होता है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और मैं आपको समझाऊं या बताऊं, तो वोल्टेज जो रेगुलेशन होता है, यह हम लोग किसी स्थिति में कह रहे हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा धनात्मक होता है, किसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा ऋणात्मक होता है, और किसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा शून्य होता है। तो उसकी क्या कंडीशन होती है, आइए हम लोग उसको भी सीखते हैं। तो उसके लिए एक ट्रांसफार्मर का हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो है उसका हम लोग फेजर डायग्राम बनाने वाले हैं, और फेजर डायग्राम के माध्यम से हम लोग लैगिंग, लीडिंग तथा यूनिटी पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होता है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए एक ट्रांसफार्मर का हम लोग फेजर डायग्राम, एक पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसके माध्यम से हम लोग क्या बनाएंगे, उसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो उसके प्राइमरी साइड का जो रेजिस्टेंस होता है उसको दिखाते हैं, प्राइमरी साइड का जो रिएक्टेंस होता है उसको दिखाते हैं, और ये हमारी क्या होगी, प्राइमरी साइड की बाइंडिंग होगी। दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं, एक साइड में इस तरह से दिखा देते हैं इनपुट साइड में, और वहीं पर हम लोग जो हमारा आउटपुट साइड होता है, आउटपुट साइड में हम लोग आउटपुट जो हमारा सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस होता है, सेकेंडरी साइड का जो रिएक्टेंस होता है, और सेकेंडरी साइड में चूँकि हम लोग लोड लगाते हैं तो सेकेंडरी साइड में लोड के अक्रॉस वोल्टेज भी दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है, लोड होता है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, V2 कहते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग R2 कहेंगे, यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा उसको XL2 कहेंगे, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको R1 कहेंगे, यहाँ का जो रिएक्टेंस होगा उसको XL1 कहेंगे, और यहाँ पर जो हम लोग वोल्टेज सोर्स इनपुट साइड में लगाने वाले हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, V1 कहेंगे, और यहाँ जो इंड्यूस्ड आपका वोल्टेज होगा उसको E1 कहेंगे, और यहाँ पर जो इंड्यूस्ड आपका वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, E2 कहेंगे। यह एक ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है दोस्तों। इसके बाद जब हम आपको बता रहे थे कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस की गणना करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का जो भी सर्किट होता है, चाहे वो प्राइमरी साइड का हो चाहे सेकेंडरी साइड का हो, उसको हम लोग किसी एक साइड क्या करते हैं, रिफर्ड करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रिएक्टेंस, टोटल ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेज, उसकी जो इफ़िशियंसी, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसी तरह का हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने वाले हैं, जो कि प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड में हम लोग रिफर्ड करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कैसे बनता है। यानी इस सर्किट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर का समतुल्य परिपथ बनाने वाले हैं। यानी इसको हम लोग लिखेंगे, प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड में रिफर्ड करने पर ट्रांसफार्मर का समतुल्य परिपथ, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड में रिफर्ड करने पर समतुल्य परिपथ। तो प्राइमरी साइड को जब हम लोग सेकेंडरी साइड में रिफर्ड करेंगे तो हमारा समतुल्य परिपथ कैसे बनने वाला है, देखिए हमारा अब परिपथ कुछ इस तरह से बनेगा। दोस्तों इंक थोड़ा सा कम हो गया है, इंक डाल ले।
तो अब देखिए यहाँ पर हमारा रजिस्टेंस होगा, यहाँ पर रिएक्टेंस होगा, यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग दर्शाने वाले हैं V2, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है। और इनपुट साइड का जो वोल्टेज होगा यहाँ पर V1 हम लोग क्या करने वाले हैं, दर्शाने वाले हैं। यहाँ पर R02 लिखेंगे, यहाँ पर X02 लिखने वाले हैं, समझ रहे। यानी ये इक्विवेलेंट जो है रजिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट एक तरह से डिज़ाइन करते हैं जब प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड में हम लोग रिफर्ड करते हैं। अगर सेकेंडरी साइड में रिफर्ड करते हैं तो इसमें जो करंट बहती है उसका मान भी हम लोग दिखा सकते हैं। I2 सेकेंडरी साइड में बहने वाली करंट है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होता है कि V1 बटे जो V2 का जो अनुपात होता है, या V2 बटे V1 जो हमारा ट्रांसफार्मेशन रेशियो होता है, V2 बटे V1 बराबर क्या होता है, के होता है। तो V2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, के V1 लिख सकते हैं। तो यानी जो यहाँ पर V2 का मान होगा वह किसके बराबर होगा, के V1 के बराबर होने वाला है। अब दोस्तों इसी जो हमारा ये हमारा फिगर है, इस फिगर का हम लोग क्या बनाएंगे, एक तरह से वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। और वेक्टर डायग्राम के माध्यम से हम लोग एक लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर पर देखेंगे रेगुलेशन क्या होता है। तो आइए इस सर्किट के माध्यम से हम लोग एक ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो इधर की चीज़ें कुछ हम लोग मिटा देते हैं, इधर की चीज़ें हम लोग क्या करें, मिटा दें। और इसके माध्यम से भी ये देखिए हमारा इनपुट साइड का वोल्टेज होगा, यह आउटपुट साइड का वोल्टेज होगा। तो इस माध्यम से भी हम लोग ट्रांसफार्मर का क्या कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से, इस सर्किट के हिसाब से अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन लिखें, यानी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन लिखे दोस्तों, तो क्या होगा, यह इनपुट साइड का वोल्टेज जो है वह क्या है, के V1 माइनस V2 अपान क्या होगा, के V1। यह हम लोग इस सर्किट के माध्यम से हम लोगों ने क्या लिखा, एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन लिखा है। यानी यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इसमें लॉस होने के बाद यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा उसी का अंतर यह क्या है, वोल्टेज ड्रॉप को बताएगा, और यह इनपुट साइड का आपका वोल्टेज है। अब दोस्तों इस सर्किट को मैं चाहता हूं कि यहाँ पर बना दूं कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। तो लीजिए हम यहाँ पर सर्किट को डिजाइन कर दे रहे हैं। यह हमारा रिएक्टेंस हो गया है, यह हमारे सेकेंडरी साइड की वोल्टेज हो गई, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, V2 कह रहे हैं। और यहाँ हमारे प्राइमरी साइड का क्या है, वोल्टेज है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, के V1 कह रहे हैं। और ये हमारा R02 है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड में, और X02 है, टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा क्या है, सेकेंडरी साइड में है। अब इसका हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये V2 है, V2 है। यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग जो होगा वो हमारा किसके बराबर होने वाला है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होने वाला है। तो फेजर डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, और इसमें हम लोग सीखेंगे भी कि फेजर डायग्राम हम लोग कैसे खींचते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो वोल्टेज है वह क्या है, V2 यहाँ पर हम लोग V2 वोल्टेज को दिखाने वाले हैं, V2 वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ पर दोस्तों फेजर डायग्राम आपको समझने के लिए थोड़ी सी जगह कम पड़ने वाली है, इसको मैं थोड़ा छोटा बना दूँ। यहाँ पर V2 ये आपका क्या होगा, V2 होगा। अब ये जो V2 है जिसकी वजह से I2 हमारी करंट बह रही है, तो यहाँ पर I2 करंट को हम लोग किस दिशा में दिखाएंगे, क्योंकि यह हमारा जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वह इंडक्टिव नेचर की होती है, और इंडक्टिव नेचर के होने की वजह से ये जो करंट होगी वह लैगिंग नेचर की होगी, यानी कुछ इस दिशा में हम लोग I2 करंट को दिखाएंगे। ये हमारी I2 करंट होने वाली है दोस्तों। अब यहाँ पर V2 के बाद अब हमको इस जो है इसमें क्या दिखाना है, इस रजिस्टेंस में हम लोग क्या दिखाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप को दिखाएंगे। यानी ये जो हमारा रजिस्टेंस है, इस रजिस्टेंस में क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज ड्रॉप को दिखाएंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप इसमें कितना होगा, I2 R02। और ये वोल्टेज ड्रॉप किधर होगा, जिस दिशा में हमारी करंट होती है उसी दिशा में हमारा क्या होने वाला है, वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। तो ये जो हमने वेक्टर खींचा, चूँकि करंट की दिशा ये है और ये कुछ एंगल पर है जिसको हम लोग क्या कर देंगे, फाई नाम दे देंगे। उतने ही एंगल पर हमारी क्या होगी, ये वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। क्या होने वाला है, इसका नाम आप देंगे I2 R02। यह वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। अब यह आप फाई
नाम दे देंगे उतने ही एंगल पर। अब दोस्तों इसमें हम लोग वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे, क्योंकि हमारा रजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और जो रिएक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, यह क्या होगा, एक शुद्ध रजिस्टिव सर्किट के रूप में और यह हम लोग एक शुद्ध इंडक्टिव सर्किट के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए 90 डिग्री पर जो होगा हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। यानी 90 डिग्री पर हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप इस इंडक्टेंस में होने वाला है। तो यह कोड आपका कितने वाला है, इस कोड को आप कितना लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। और ये जो था इसका मान कितना था, I2R02 था। तो दोस्तों ये जो आपने रेखा खींची, ये किसको बताएगा, I2X02 को बताने वाला है। अब यहाँ से जो हमारी फाइनल, इसमें इस वोल्टेज को लिख लिया है, यहाँ के वोल्टेज को लिख लिया, यहाँ के वोल्टेज को लिख लिया, और ये सभी वोल्टेज का जो रिजल्टेंट होगा वह किसके बराबर होगा, KV1 की। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, जो किस लाइन को प्रदर्शित करेगा, KV1 को प्रदर्शित करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी आपकी कहानी ख़त्म नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर आप आगे इस लाइन को और बढ़ाएं और इसको क्या करें, मिला दें, इसको क्या करें, आप मिला दें। इसको जब मिला देंगे तो यहाँ पर देखिए, इसका आप कुछ नाम दे सकते हैं। यह आप कह सकते हैं O है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, A है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, B है, और इसको हम लोग C कह सकते हैं, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, D कह सकते हैं। ऐसे आप मान के चलिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो होगा, ये लाइन और इतने जो डॉटेड में आपको दिखाई गया है, ये जो डॉटेड लाइन है, जैसे A से लेके C तक, यह क्या करेगा, एक तरह से वोल्टेज ड्रॉप को दिखाने वाला है। यह हमारा, ये जो OA है, यह हमारा आउटपुट का जो यहाँ पर वोल्टेज होगा उसको दिखाएगा, और A से लेके C तक यह हमारा वोल्टेज ड्रॉप को दिखाने वाला है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इनपुट हमारा क्या है, वोल्टेज है। तो दोस्तों इसके हम लोग देखेंगे, ये जो हमारा कंपोनेंट है I2R02, इसके हमारे दो कंपोनेंट, यहाँ से दो फैक्टर हम लोग लिखने वाले हैं। इधर देखिए, जैसे इधर हमारा क्या है, कोण है, तो जिधर कोण होता है उधर हम लोग क्या लेते हैं, कास लेते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट हम लोग कौन कौन से लिखने वाले हैं, एक इधर के लिए और इधर के लिए। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे क्या, इधर के लिए हम लोग लिखेंगे तो I2R02 कास हम लोग क्या लिखेंगे, फाई लिखने वाले हैं इधर के लिए, और यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारा होगा। उसी तरह से ये जो एंगल, अगर आप इस एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री है, यह फाई है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस क्या होगा, फाई। ये 90 माइनस कितना होने वाला है, फाई। तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 माइनस क्या होगा, फाई होने वाला। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है दोस्तों, 90 माइनस फाई। अब देखिए इधर हमारा क्या है, कोण है, तो इस कोण के, ये जो हमारा कोण है और ये हमारे क्या है, एक तरह से मैग्नीट्यूड I2 और X02 को बताने वाली रेखा है। इसके दो कंपोनेंट हमारा होने वाला है, जिधर कोण होगा उधर हम लोग कास लेने वाले हैं, इधर हमारा कास होगा और इधर हमारा क्या लेने वाले हैं, साइन लेने वाले हैं। तो हमको चूँकि यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो इस लाइन पर हमारा क्या आएगा, I2X02 कास 90 माइनस फाई। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, I2X02 कास 90 माइनस फाई, कास 90 माइनस फाई, और I2X02 कास 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसको और इसको हम लोग जोड़ें तो यही क्या होता है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। जैसे कि आप लिख भी सकते हैं कि AC हमारा क्या है, यह वोल्टेज ड्रॉप है। यह क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। और वोल्टेज ड्रॉप हमारा जो होगा वही क्या होता है, ये जो हमारा अंतर होता है, इसको हम लोग वोल्टेज ड्रॉप के रूप में लिखते हैं। इसलिए अगर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन लिखें, यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन लिखें दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन लिखें, तो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग क्या लिखेंगे, I2R02 यानी I2R02 कास फाई प्लस क्या लिखने वाले हैं हम लोग, या प्लस या माइनस लिखने वाले हैं, I2X02 साइन फाई लिखने वाले हैं, साइन फाई लिखने वाले हैं, ऐसे लिखने वाले हैं। और अपान हमारा क्या होने वाला है, फिर अपान क्या होने वाला है, KV1 होने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा और माइनस का मतलब क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का मतलब क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन होगा वह क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, और माइनस का मतलब क्या है,
जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो हमारा क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। और अगर ये हमारे दोनों क्वांटिटी अगर बराबर हो जाए, यानी वोल्टेज रेगुलेशन जब जीरो हो जाए तो ये दोनों क्वांटिटी आपका क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, उस समय वोल्टेज रेगुलेशन का मान जीरो होगा। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको समझ में आएगी। यहाँ पर अगर हम लोग लैगिंग एक इंडक्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज रेगुलेशन लिखें तो इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस बात को भी आप यहाँ पर लिखेंगे। एक इंडक्टिव सर्किट में हमारा क्या होता है, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है दोस्तों। फिर उसके बाद दूसरी बात यहीं पर लिखेंगे, एक कैपेसिटिव सर्किट में जो होता है हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है। और कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और लिख सकते हैं। एक इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज रेगुलेशन हमारा पॉजिटिव तब होगा जब हम लोग क्या करें, यानी I2 R02 cos φ2 का मान क्या हो, I2 X02 sin φ से क्या हो, अधिक हो, उस समय हमारा क्या होता है, एक जो है इंडक्टिव सर्किट में हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या आता है, धनात्मक आता है। तो इस बात को भी लिख सकते हैं, यानी जब हमारा क्या हो, I2 R02 cos हमारा क्या हो, cos φ का मान अधिक हो, किससे, I2 X02 sin φ से अधिक हो, तब उस समय हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होने वाला है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होने वाला है दोस्तों, पॉजिटिव होने वाला है, धनात्मक। वहीं पर जब हमारा I2 R02 cos φ का मान क्या हो, कम हो, I2 X02 sin φ से, तब उस समय वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। अब जो है वोल्टेज रेगुलेशन आपसे कई बार पूछ लेता है कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा कब प्राप्त होगा। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी हमारा जो प्राप्त होता है वह एक तरह से कैपेसिटिव सर्किट के लिए प्राप्त होता है। इंडक्टिव सर्किट के लिए हमारा कभी भी जीरो वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि शून्य वोल्टेज रेगुलेशन तब होगा, यानी शून्य वोल्टेज रेगुलेशन तब होगा जब हमारा सर्किट क्या हो, एक तरह से कैपेसिटी हो, और उस स्थिति में हमारा ये जो I2 R02 cos φ का मान जो होता है वह I2 X02 sin φ के मान के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी तो थोड़ी सी चीज़ें हम लोग और यहाँ पर सीखने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन से ही संबंधित। परंतु अभी क्या क्या मैंने आपको बताया, क्या क्या पढ़ाया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप से होता है। और इसकी डिफिनीशन भी कैसे हम लोग लिख सकते हैं, लोड लगाने पर, आप ध्यान से सुनिएगा, लोड लगाने पर टर्मिनल पर जो वोल्टेज की वृद्धि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। इसको लिख भी सकते हैं आप, जो है लोड वोल्टेज रेगुलेशन की डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं कि लोड लगाने पर टर्मिनल वोल्टेज में लिखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज में जो वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं, उसको वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ये डिफिनीशन होती है दोस्तों। लोड लगाने पर टर्मिनल वोल्टेज में जो वृद्धि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर लोड लगाने पर टर्मिनल वोल्टेज में वृद्धि हो रही है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लोड लगाने पर टर्मिनल वोल्टेज में जो कमी होती है, कमी आप लिख लेंगे, कमी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर नो लोड की स्थिति में मान लीजिए कि आपका 250 वोल्ट मिल रहा था, जब लोड लगाया गया, लोड लगाने से इसमें करंट बहेगी तो बाइंडिंग में करंट बहेगी, और बाइंडिंग में जब करंट बहेगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉप होने वाला है। तो टर्मिनल में हमेशा कुछ ना कुछ वोल्टेज कम मिलने वाला है, यानी कमी होगी। क्या होने वाला है, लोड लगाने के बाद हमेशा क्या होगा, कमी होगा। तो लोड लगाने के बाद टर्मिनल वोल्टेज में
जो वोल्टेज की कमी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ये वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला होता है वह नो लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज अपान क्या होता है, नो लोड वोल्टेज का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो है पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है। इस सर्किट में हमने एक सर्किट जो है ट्रांसफार्मर के यहाँ पर डिजाइन किया, उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया और इसी के माध्यम से यहाँ पर हमने फेजर डायग्राम बनाया और फेजर डायग्राम बनाने के बाद हम यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेशन का अलग से फार्मूला आपको सिखाया कि इस तरह से भी हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला लिख सकते हैं। और यहीं से आपको बताया पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है, ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर होता है। इस बात को भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन हमारा लैगिंग पावर फैक्टर पर होता है। और लैगिंग पावर फैक्टर कब होता है, एक इंडक्टिव सर्किट में हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होता है। वहीं पर नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है यह लीडिंग पावर फैक्टर पर होता है। और लीडिंग पावर फैक्टर कब होता है, एक कैपेसिटिव सर्किट में होता है। वहीं पर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी हमारा क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर पर ही होता है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ और चीज़ें, अगर आप यहाँ से आगे बढ़ें तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बता सकता हूँ कि जैसे लैगिंग पावर फैक्टर के लिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती है और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती है। तो दोनों बातें आप यहाँ से चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन। तो इसको मैं यहीं पर इतना मिटा देना चाहता हूँ और दोनों बातें आपको लिख दूँ। तो दोनों बातें आप लिख सकते हैं यहाँ पर। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए यानी लैगिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की शर्त या शर्तें क्या होने वाली हैं। तो जो लैगिंग पावर फैक्टर है उस समय जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसकी जो शर्त है वहाँ पर टेन थीटा का मान क्या होना चाहिए। टेन थीटा का मान जो होगा दोस्तों वह एक्स इक्वेलेंट बटे क्या होना चाहिए, आर इक्वेलेंट के क्या होगा, बराबर हो। यानी जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस का टोटल जो हमारा मान होगा, वहीं पर जो हमारा सर्किट के रेजिस्टेंस का जो टोटल मान होगा, इसका जो अनुपात होगा वह टेन थीटा के बराबर हो जाए। तो उस समय जो होता है लैगिंग पावर फैक्टर में उस समय जो होता है एक लैगिंग पावर फैक्टर में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होता है। वहीं पर दूसरी बात अगर आप लिख सकते हैं यहीं पर लीडिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की शर्तें, यानी लीडिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की शर्तें। इसकी शर्तें क्या होती हैं दोस्तों, यहाँ पर टेन थीटा आप लिखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आर इक्वलेंट बटे एक्स इक्वलेंट। यह हमारा क्या होता है, एक लीडिंग पावर फैक्टर के लिए शर्त होती है अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन की। तो ये पूरा एक टॉपिक था दोस्तों जिसको मुझको बताना था आपको वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। उम्मीद है कि आपको वोल्टेज रेगुलेशन समझ में आया होगा। इसमें कहीं अगर आपको कुछ दिक्कत हुई होगी तो ये जो हम लोग यहाँ पर सर्किट डायग्राम जो बनाए हैं, इसका जो वेक्टर डायग्राम यहाँ पर बनाया गया, इसमें आपको दिक्कत हुई होगी। वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको सीखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए लैगिंग, हमारा जब भी इंडक्टिव सर्किट होता है तो उसमें वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज से करंट हमारा लैग करती है। यहाँ पर हमने इस वोल्टेज को और उसमें लैगिंग यानी हमने 5 डिग्री पर I2 करंट को दिखाया। उसके बाद जो है इसमें वोल्टेज ड्रॉप को लिखा और उससे 90 डिग्री पर इसको हमने वोल्टेज ड्रॉप को लिखा। अब जो है यह हमारा I2R02 जो वोल्टेज ड्रॉप है, इस रेजिस्टेंस में इसके दो कंपोनेंट हमने बताया, एक इस दिशा में दूसरा इस दिशा में। और इसके जो दो कंपोनेंट है I2X02 को उसके एक दिशा में और दूसरा इस दिशा में। यहाँ पर इस एंगल का मान 90 - थीटा होने वाला है, तो इसका भी मान 90 - थीटा होने वाला है। तो जिधर कोण होता है उधर कास लेते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो I2X02 यहाँ पर क्या लेने वाले हैं हम लोग, कास 90 - थीटा, और 90 - थीटा का मान होता है साइन थीटा।
या साइन 5, ऐसे थीटा की जगह आप 5 लिखेंगे तो साइन 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ इतना मान लिखा और यहाँ से यहाँ तक मान लिखा, और यहाँ से यहाँ तक ही क्या होता है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। यानी ए से सी तक की वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे। और यह वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर इसका जो अंतर होता है वह किसके बराबर होता है, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो यह वोल्टेज ड्रॉप आपने लिख दिया है। वोल्टेज प्लस माइनस का साइन यहाँ पर लगाया, प्लस का मतलब पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन और माइनस का मतलब नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। और पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन हमारा कब होता है, एक इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज रेगुलेशन हमारा पॉजिटिव होता है और एक कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। तो एक इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज रेगुलेशन जब पॉजिटिव होगा तो उस समय पावर फैक्टर का मान हमेशा लैगिंग होता है, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। और कैपेसिटिव सर्किट में जब वोल्टेज रेगुलेशन हमारा नेगेटिव होगा तो उस समय पावर फैक्टर का मान हमेशा लीडिंग होता है, और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी हमारा लीडिंग पावर फैक्टर पर ही प्राप्त होता है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको वोल्टेज रेगुलेशन से बता दिया है, समझा दिया है। अगर दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।